नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। टिप्पणी के इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग के वक्त तक किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों में कुछ बदलाव का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। अब किसानों ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अंबानी और अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। मोदी सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने किया नामंजूर। रिलायंस जियो के बहिष्कार सहित किसानों ने किए कई बड़े ऐलान। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए काल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है वो उनके लिए। जियो का नंबर पोर्ट कराने, अंबानी अडानी के सभी मॉल का घेराव करने, 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करने, 14 दिसंबर को देश भर में धरने सहित बीजेपी नेताओं का घेराव करने आदि बड़े ऐलान करते हुए किसानों ने आंदोलन को तेज करने की धमकी दी है। इस दौरान सरकार की नीयत को लेकर किसानों में गहरी आशंका पैदा हो गई है। किसान नेताओं की माने तो सरकार किसानों और उनके संगठनों के बीच दुविधा और मतभेद पैदा करना चाहती है। दरअसल बीते मंगलवार की शाम गृहमंत्री अमित शाह ने चलते फिरते 13 किसान नेताओं को अलग से मुलाकात के लिए बुला लिया। इससे बाकी किसान संगठनों के नेताओं में नाराजगी और संदेह पैदा हो गया। अमित शाह ने यह बैठक 9 दिसंबर को होने वाली अंतिम दौर की बैठक से ठीक एक दिन पहले बुलाई थी। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के मुखिया जोगिंदर सिंह उग्रान ने इस बैठक पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जब एक दिन बाद सभी संगठनों के साथ सरकार की आधिकारिक बैठक होनी थी, तब एक दिन पहले कुछ एक चुनिंदा नेताओं के साथ अलग से अनौपचारिक मुलाकात का क्या अर्थ है। यह बाकी किसान संगठनों में दरार डालने और भ्रम पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इस बीच सरकार पिछले तमाम आंदोलनों के मुकाबले दबाव में नजर आ रही है। विभिन्न सरकारी चैनलों पर मीडिया मैनेजमेंट के लिए स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और प्रकाश जावड़ेकर जैसे काबीना मंत्रियों को मैदान में उतारा गया। आज आपके चैनल के माध्यम से देश भर में आपने लगभग सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, उसका चित्र आपने स्वयं दिखाया है। देखिए रोहित जी, हमारी सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि टॉक का रास्ता अख्तियार किया, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। सरकार दबाव महसूस कर रही है? देखो, दबाव का मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारे किसानों को तकलीफ न हो, ये सरकार की भावना है। और मुद्दा क्या था? किसानों का सबसे बड़े 3 मुद्दे थे। पहला ये कि भाई एमएसपी रहनी चाहिए। अब 55 साल से एमएसपी है जिसका कानून नहीं बना है। 55 साल से एमएसपी है जिसपे कोई लिखित कभी किसी सरकार ने नहीं लिया है। फिर भी हमारी सरकार ने तैयारी दर्शाई कि हम लिखित देंगे कि भाई एमएसपी सिस्टम जारी रहेगी। खुद सरकार में नंबर 2 अमित शाह भी मीटिंग करते और बयान देते हुए दिखे। इसके उलट अगर आप याद करें तो शाहीन बाग आंदोलन के दौरान 3 महीने तक देश भर में विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन अमित शाह तो दूर, बाकी किसी भी नेता ने इसे तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझा। यह इस सरकार के भीतर एक समुदाय विशेष के प्रति बैठी गहरी कुंठा का संकेत है। किसानों के इस आंदोलन के दौरान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कई किसानों की जानें चली गई हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक लुधियाना के बलजिंदर सिंह, मानसा के धन्ना सिंह, बरनाला के जनकराज, लुधियाना के गज्जन सिंह, मानसा के गुरजंत सिंह, सोनीपत के अजय, संगरूर के गुरमेल कौर, जिंद के किताब सिंह, भटिंडा के लखबीर सिंह और गुरभजन सिंह की मौत हो गई है। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। यह स्थिति मोदी सरकार से एक अदद अतिरिक्त संवेदनशीलता और तत्परता की मांग करती है। दिल्ली की तीखी सर्दी में खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। किसी कानून को बदलना या वापस लेना किसी सरकार के लिए नाक और अहंकार का मुद्दा नहीं होना चाहिए, विशेषकर जब दांव पर उसके नागरिकों का जीवन लगा हो। यह देश, यह सरकार और यह लोकतंत्र इस देश के नागरिकों से है, न कि नागरिक इस देश के लोकतंत्र और सरकारों से। इस बीच चैनल वाले अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहे। उनका सारा जोर अभी भी किसान आंदोलनों को बांटने और बदनाम करने पर केंद्रित है। आज तक पर अंजना ओम कश्यप ने किसान वर्सेस किसान चला दिया। एक तरफ कृषि कानूनों का विरोध करने वाला किसान और दूसरी तरफ इसके समर्थक किसान।
पहले आप आज तक की यह कारीगरी देखिए, फिर उस कारीगरी पर हमारा पोस्टमार्टम। मैं लंबे अरसे से किसान संगठनों को देख रहा हूँ। सब मांग कर रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट में सुधार हो और मंडी से बाहर भी आज़ादी मिले किसान को अपना माल बेचने की। ये बहुत से सेंटर मांग करते रहे हैं 1998 से। उसके बाद एपीएमसी एक्ट में कुछ सुधार हुआ 2014 में, फल सब्जी से बाहर किया गया और 2020 में अब इसको अनाज ग्रेन्स को भी इससे बाहर किया गया। ये स्वागत योग्य कदम है और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें भ्रमित है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है एमएसपी चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी। और सरकार, हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया ना तो मंडी बंद होगी और ना एमएसपी हटेगा और हम किसानों के साथ हैं और उनके साथ ये चाहते हैं कि सरकार हमें ये गारंटी दे कि मंडी बंद ना हो और एमएसपी भी बना रहे और साथ में यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स इतना कम किया जाए कि मंडी भी बनी रहे। आज तक और अंजना ओम कश्यप की धूर्तता इस बात में है कि जिन किसानों को सरकार का समर्थक और विरोधी बताया गया उनके नाम तक नहीं बताए गए। फिर भी इन महाशय का हिसाब किताब हमें मिल गया, बस थोड़ा सा गूगल करने की जरूरत थी। इनका नाम कंवल सिंह चौहान है। ये भाजपा और संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते रहते हैं। संघ और भाजपा का कार्यकर्ता मोदी जी का समर्थन नहीं करेगा तो करेगा क्या? यह खबरिया चैनलों की आजमाई हुई रणनीति है। आपको अगर याद हो तो करीब 1.5 साल पहले जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब भी इसी तरह एबीपी न्यूज़ वाली रूबी लियाकत ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को आम कश्मीरी मुसलमान बताकर 370 हटाने के फैसले के समर्थन में अपने चैनल से डंका बजवा दिया था। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। हमने आपको पिछले हफ्ते की टिप्पणी में बताया था किस तरह से गाली देते देते अचानक से सुधीर चौधरी का दिल किसानों के आंदोलन पर फिसल गया। वह उनके आत्मसम्मान पर फिदा हो गए, लेकिन वो नशेड़ी ही क्या जो नशा देखकर फिर से जीभ न लपलपाने लगे, और वो सुधीर ही क्या जो चरण चंपन और सांप्रदायिकता का नशा छोड़ दे। आपको याद होगा हम ये बात कई दिनों से आपसे कह रहे हैं। हालांकि हमारी ये बात लोगों को बड़ी चुभ रही थी, कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन कहते तो यही है कि सच हमेशा कड़वा होता है और सच किसी को अच्छा नहीं लगता। और वो सच यही था कि इस आंदोलन को कुछ देश विरोधी तत्व हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें खालिस्तानियों की भी काफ़ी दिलचस्पी हो चुकी है और इन खालिस्तानियों के जो तार हैं वो विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसी तरफ इशारा किया है। सुधीर चौधरी को देखकर याद आया, यह तो पहले से ही सरकार की चरण चंपन में लीन थे। इसके बावजूद स्मृति ईरानी जी ने उन्हें इनका पुरुषार्थ याद दिला दिया। मैं जानती हूँ आपके ऊपर कई केसेस करवाए हैं कांग्रेस वालों ने, लेकिन इतना मत झिझकिए सच बोलने में। आज का बंद का ऐलान विपक्ष का फेल हुआ। स्मृति जी, आजकल कौन सी चीज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में आती है और कौन सी हेट स्पीच के दायरे में आ जाती है, ये पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं जिस सुधीर चौधरी को टेलीविजन पे देखती थी वो इतने सहमे हुए नहीं थे। पुरुष चला जाता है, अपना पुरुषार्थ छोड़ जाता है। उसी पुरुषार्थ पर टिके रहने और कभी न भटकने और विपक्ष के खिलाफ कतई नरम न पड़ने की स्मृति जी सुधीर चौधरी को सलाह दे रही हैं। सत्ता के साथ पत्रकारिता का यह जो गठजोड़ है, उसी गठजोड़ के खिलाफ एक प्रयास है न्यूज़ लॉन्ड्री। जिस बेशर्मी से सत्ताधारी दल की एक नेत्री एक पत्रकार को निर्देश दे रही हैं और पत्रकार सिर झुकाकर उसे कबूल कर रहा है, वही पत्रकारिता की मौजूदा दुर्गति की वजह है। न्यूज़ लॉन्ड्री देश का पहला सब्सक्राइबर आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि देश की पत्रकारिता नेताओं और कॉरपोरेशन के चंगुल से मुक्त हो। आप खर्च करेंगे तो खबरें आज़ाद रहेंगी। इस हफ्ते एक और दिलचस्प नज़ारा खबरिया चैनलों पर दिखा। किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। एक बंद और 1000 अफसाने। जो बंद एक चैनल के लिए असफल रहा, दूसरे के लिए आंशिक रूप से सफल रहा, और वही भारत बंद तीसरे के लिए पूरी तरह सफल रहा। आज हुए भारत बंद से किसे क्या मिला, ये सवाल बेहद अहम है। हालांकि आज का बंद बेअसर साबित हुआ। उससे पहले आज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 13वें दिन आज जो भारत बंद किया गया है उसका किस तरह का असर है। आज जिस भारत बंद की कॉल किसान संगठनों ने दी थी, जिस भारत बंद को 22 राजनीतिक दलों का सपोर्ट था, हमने अपने रिपोर्टर्स को अलर्ट रहने को कहा था। ये भारत बंद आज बंद कम और खुला ज्यादा दिखाई दिया। आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे देश की 20 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया था। ये वो 20 राजनीतिक पार्टियां हैं जो पिछले ही साल लोकसभा चुनाव में हार चुकी हैं। इस दौरान देश भर के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। इस बंद का असर मिला जुला रहा। जहां जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां इस बंद को सफल दिखाने की पूरी कोशिशें हुई, जबकि बाकी के राज्यों में इस बंद का बहुत ही आंशिक असर दिखाई दिया। यानी आप इसे संपूर्ण भारत बंद तो कहीं से भी नहीं कह सकते। आपको जो दिख रहा है वह निर्भर करता है कि आप किस जमीन पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं, यथार्थ की जमीन पर या फिर सरकारी लाल कालीन पर।
उत्तर प्रदेश में एक अदद नई फिल्म सिटी का निर्माण फिल्म सिटी की बैरकों में बहस का अहम मुद्दा बनकर उभरा। फिल्म इंडस्ट्री न हुई बिन मालिक का सांड हो गई, जो चाहे एक खूंटे से छुड़ाकर दूसरे खूंटे में बांध ले। अर्नब गोस्वामी ने इस बहस में आगे से लीड ली। लेकिन योगी की इस मुहिम से उद्धव जी की सरकार बौखलाए हुए है। जिस तरह योगी को बॉलीवुड का साथ मिल रहा है, उससे इन लोगों की नींद उड़ गई है। लिहाजा अब ये लोग अपनी धमकी देने वाली राजनीति पर फिर से उतर आए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, हिम्मत है तो इंडस्ट्री ले जाकर दिखाएं। अरे भाई, अब दौर धमकाने का नहीं है उद्धव जी, आजकल दौर प्रतिस्पर्धा का है। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर रिपब्लिक भारत पर जितने कलाकार उतनी कल्पनाएं। पहला कलाकार तो अर्नब गोस्वामी खुद है। उत्तर प्रदेश में नई तरीके से फिल्म बनेंगी जिसमें राष्ट्रवाद की खुशबू होगी। तो मैंने ये निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश एक अध्यात्म का केंद्र है, भगवान कृष्ण का जन्म है, भगवान राम का जन्म है। गुलाबी शर्ट वाले, ये भारत में बन रहा है, चाइना में, पाकिस्तान में स्टूडियो नहीं बन रहा है। ये पूरे भारत का गर्व होगा, एक अद्भुत बनेगा, एक भव्य बनेगा। जैसे प्रभु राम का मंदिर बन रहा है वैसे बनेगा। किसी को आध्यात्मिक फिल्म सिटी चाहिए, किसी को राष्ट्रवादी, तो किसी को राम मंदिर जैसी फिल्म सिटी। बात फिल्मों की चल रही थी और कलाकार अर्नब गोस्वामी जैसे माहिर खिलाड़ी थे, लिहाजा प्राइम टाइम की परिणति सड़क छाप डायलॉगबाजी में होनी ही थी। लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला। ये हाथ हमको दे ठाकुर। उधर न्यूज 18 इंडिया पर एक पैनलिस्ट ने फिल्म सिटी के मुद्दे पर अमीश देवगन की बोलती बंद कर दी। फिल्म सिटी तो यूपी में ऑलरेडी से पहले है, उसको डेवलप कर लीजिए। वो पिछले 5, 7, 10 साल से बनी तो ही है, जहाँ पर आज सारे न्यूज चैनल हैं। आप भी मेरे ख्याल से वही बैठे हैं आज फिल्म सिटी में ही। तो फिल्म सिटी बनाई किनके लिए थी और ब्रेक इनको दी। 16A वाली फिल्म इंडस्ट्री है, वो डेवलप नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है? डेवलप है, लेकिन बनाई तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए थी ना। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाई थी। कितनी फिल्में बनी वहां पर, आप मुझे बताइए। 2 फिल्मों का नाम बता दीजिए आप मुझे। इस फिल्म सिटी के अंदर जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जहां बैठे हैं आज, यहाँ पर मुझे बता दीजिए, एक फिल्म का नाम बता दीजिए, 2 फिल्म का नाम बता दीजिए। 4 साल से योगी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तब से इनके मन में ख्याल नहीं आया। इस कोरोना काल में जहाँ पीवीआर बंद है, पीवीआर खुले भी, तो वहां लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। इस समय में तो जो पैसा अगर उनके पास ज्यादा है तो लोगों को बांट दें, लोगों को दे दें। बात तो सही है, एक फिल्म सिटी फिलहाल जहर उगलने का अड्डा बन गई है, दूसरे का भविष्य क्या होगा। चैनल दर चैनल नई फिल्म सिटी की बहस छिड़ी हुई थी और इस बहस के बीच चैनल दर चैनल कैलाश खेर अपना नया गाना मैं म्यूजिक कंपनी के प्रमोट करने में लगे हुए थे। छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। जनता की पॉपुलर मांग पर शुरू हुए कैलाश खेर के गाने को अंत में रोहित सरदाना ने जिस अंदाज में खत्म किया, उसे देखकर कला प्रेमियों का दिल बैठ गया। कला से सम्मान पाने की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई। चलिए धन्यवाद, चलिए धन्यवाद, चलिए धन्यवाद। अमा यार रोहित सरदाना, शराफत के दिन ही नहीं रहे। कहाँ तो फिल्म सिटी बनाकर कलाकारों को सम्मान देने की बात चल रही थी, कैलाश भाई गाना सुना रहे थे और आपने उन्हें इस कदर बेमुरव्वत रुखसत कर दिया। बीते हफ्ते हिंदी के वरिष्ठ कवि, संपादक और पत्रकार मंगलेश डबराल का कोविड संक्रमण के कारण देहांत हो गया। इस मौके पर हमने खबरिया चैनलों के तमाम चमकते चेहरों की ट्विटर टाइमलाइन खंगाली। हमने पाया कि हिंदी भाषा की रोटी कमाने खाने वाले खबरिया चैनलों के एंकर और एंकराएं पूरी तरह से हिंदी भाषा, उसके समाज, उसके लोकवृत्त और उसके कलावृत्त से पूरी तरह कटे हुए हैं। एक बड़े हिंदी सेवी की मौत पर श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक किसी ने खर्च नहीं किए। भर्तृहरि ने अपनी रचना नीति शतकम में ऐसे मनुष्यों के बारे में लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनः, यानी जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का
ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन जैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking. इस हफ्ते की रिपोर्ट एबीपी न्यूज से है। अंकित गुप्ता की यह रिपोर्ट किसानों के भारत बंद के बाद देश की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर सब्जी मंडी का मुआयना करती है। मंडी में बंद के बाद कारोबार की एक तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए हमारे सामने आती है। यहाँ कुछ आड़ती बैठे हैं जो रोजाना की तरह सुबह से पहुंचे हुए हैं, प्याज के आड़ती हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या तस्वीर है। ऐसा बंद का कुछ असर? जी, बंद का असर है जी। आज तो बिल्कुल रविवार का जैसा माहौल है मंडी में। कल 45,000 कट्टे थे, आज 1500 कट्टे जी। मतलब कल 45,000 कट्टे आए थे, आज सिर्फ 1500 जी। ये क्या बंद की वजह से? बंद की वजह से सर जी। ये भी कच्चा प्याज है जी, 3 दिन पहले कटा हुआ था, मजबूरी में जमींदारों ने लेकर आया, नहीं तो आज बिल्कुल साफ थी मंडी। देख लो मंडी बिल्कुल क्लियर है, रविवार जैसा माहौल है जी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्याज ये कौन सा आया, ये कब आया? ये आज रात में आया है या फिर जो है पहले आ गया? रात में आया है जी। ये मजबूरी हो जाती जमींदार की, एक किला दे देती, कच्चा प्याज है जी, इसलिए मजबूरी में भरा है जी। ये तो अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा यह शो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप newslaundry.com को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हम अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से यह वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक प्रसारित होता है। तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। व्हाट्सएप पर शेयर करें और भी जो माध्यम आपके पास हैं उन पर इसको शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारा बहुत लोकप्रिय एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर न्यूज़ लॉन्ड्री के सारे पॉडकास्ट आपको उपलब्ध होंगे। मेरा खुद का उस पर एक पॉडकास्ट है एनएल चर्चा के नाम से। मैं चाहूँगा कि आप में से ज़्यादातर लोग जो टिप्पणी के प्रशंसक हैं, टिप्पणी के फ़ैन हैं, वो चर्चा को भी सुने। चर्चा एक दूसरे तरह का प्लेटफॉर्म है, दूसरे तरह का एक मॉडल है जिसमें हम कई लोगों के विचारों को शामिल करते हैं। कई लोग उसमें विपरीत सोच रखने वालों को भी हम शामिल करते हैं और विचारों का उसमें आदान प्रदान होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एनएल चर्चा को भी सुने, उस पर भी अपनी राय दें, अपने सुझाव दें और न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम किसी का विज्ञापन नहीं लेते। ना तो हम राजनीति से संबंधित कोई विज्ञापन लेते हैं, ना किसी कॉरपोरेशन से विज्ञापन लेते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के भरोसे एक मीडिया का मॉडल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपके समर्थन की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे पॉडकास्ट प्लेयर को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारी वेबसाइट पर जाइए www.newslaundry.com पर और राइट साइड में आपको माइक का एक बटन दिखेगा। उस बटन को आप क्लिक कीजिए और आपके सामने हमारा अपना पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। उस पर हमारे सारे पॉडकास्ट मिलेंगे आपको। जो भी आपको पसंद हैं उनको आप सुनिए, लोगों से साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।